देखो अपन पहला चैप्टर कर रहे थे, अपन ने सामान्य विशेष कंप्लीट कर लिया था, अब करेंगे स्रोतस। ठीक है, व्हाट द मीनिंग ऑफ स्रोतस। स्रोतस की निरुक्ति देखो, श्रवणात् स्रोतांसी, मतलब श्रवण करने करने के कारण स्रोतस कहते हैं। श्रवण यानी क्या होता है, जो बहने की, जैसे कोई नली है, ठीक है, उसमें जो बहने की क्रिया होती है ना, वो क्या है, श्रवण। मतलब जो गमन एकदम मार्ग प्रदान करता है किसी भी चीज़ को जानने के लिए, वो क्या है, स्रोतस है। तो श्रवण करने के कारण स्रोतस। अब जैसे कि यहाँ से श्रवण हो रहा है, मतलब जैसे बहने की क्रिया हो रही है, यहाँ से रक्त बह रहा है, यहाँ से धातु बह रहा है, यहाँ से पोषण का जैसे यहाँ पे मल बह रहा है, जो भी चीज़ है, जो बहने की क्रिया होती है ना, जो मार्ग होता है, वो क्या है, स्रोतस है। शरीर में जो भी अवकाश युक्त, मतलब आकाश सदृश या रिक्त स्थान, सिरा, धमनी या रासायनिक अलावा, ये सभी स्रोतस है। मैंने क्या बताया कि एक जो पाइप नली होती है ना, जिसके अंदर खोखलापन होता है, उसी में तो बहेगी, जैसे कोई नली में पानी बह रहा है। तो मैंने क्या बताया कि श्रवण करने के कारण स्रोतांश कहते हैं। ये क्या है, बहने की क्रिया करते हैं। तो यहाँ बोलता है कि शरीर में जो भी अवकाश युक्त, यानी आकाश सदृश, आकाश यानी खाली स्थान, जहाँ जहाँ भी खाली स्थान है बॉडी में, जैसे कि चाहे वो अपनी जितनी भी वेन्स हैं, आर्टरी हैं, ठीक है, आर्टरी वेन्स के अलावा जितने भी सूक्ष्म नलिकाएं हैं जो नहीं दिखाई देती, मतलब फिर भी एक रास्ता बनाए हुए हैं अलग ही तरीके का, वो क्या है, सब क्या है, स्रोतस हैं। कि शरीर में जो भी अवकाश युक्त, आकाश सदृश रिक्त स्थान है, सिरा, धमनी, रासायनिक अलावा, वे सभी स्रोतस हैं। क्लियर। सिरा, धमनी व रासायनिक अलावा जितने भी अवकाश युक्त स्थान है, वे क्या कहलाते हैं, स्रोतस कहलाते हैं। कि यहाँ लिखा कि सिरा, धमनी और रासायनिक अलावा जितने भी अवकाश युक्त स्थान है, वे स्रोतस कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट बात आई है, शरीर में जो भी अवकाश युक्त या रिक्त स्थान है, सिरा, धमनी, रसायन के अलावा, वे सभी स्रोतस हैं। तो ये तो हो गए थे, इनका एक नाम दे दिया कि वेन्स, आर्टरी, ठीक है, जो भी मतलब एक तरीके से मार्ग है। उनके अलावा सूक्ष्म मार्ग होते हैं ना, सूक्ष्म मार्ग, बिल्कुल माइन्यूट मार्ग, उनको स्रोतस बोला गया है। तो ध्यान से सुनना कि श्रवण करने का स्रोतस कहते हैं शरीर में जो भी अवकाश युक्त या रिक्त स्थान है। अब मैंने सिरा, धमनी और रसायन ही बोला था एक तरीके, थोड़ी देर पहले, कि ये स्रोतस हैं। अब इसमें थोड़ा सा बस इनके अलावा, क्यों, क्योंकि इनके तो नाम है पर्टिकुलर कि ये सिरा है, ये धमनी है, ठीक है, ये रसायनी, इसका मीनिंग मैं बता दूंगा, इसका मीनिंग क्या है, अभी क्लियर नहीं पता चल रहा मेरे को। रासायनिक अलावा ये सभी स्रोतस है। इसका मीनिंग समझो कि भाई इनके तो पर्टिकुलर नाम है, इसके अलावा भी तो रास्ते होते हैं माइन्यूट, जिनके माध्यम से गति होती है। जैसे कि हाँ, मैं बताऊँ आपको, आपका खाना खाया आपने, खाना पचा, ठीक है, खाना पचने के बाद में जैसे किसी चीज़ को रिक्वायरमेंट है अपने, जैसे गोली है, गोली अपने सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, गोली अपन ने खाई, वो पची, लेकिन सिर में जाके वो पहुंच गई, तो वहाँ पे क्या करती हैं, काम कर रही है, मतलब सर पे पहुंच के काम किया उसने, तभी दर्द दूर किया। तो वो कैसे पहुंची, कितनी जल्दी पहुंची, कौन सा रास्ता है, चाहे वो हो सकता है वो सिरा के माध्यम से पहुंची हो, रक्त में अवशोषित होकर धमनी के माध्यम से पहुंची हो, ठीक है, या फिर कोई दूसरा मार्ग अपनाया हो, या फिर देखो आपका देखिए मल है, आपका जो मल मूत्र है या फिर पुरुष है, वो भी तो एक तरीके से वो मार्ग में जो मतलब जो बनती है, गंदगी बनती है, जो इकट्ठा होती है, तो वो मार्ग कौन सा है। तो ये जितने भी माइन्यूट मार्ग हैं, सूक्ष्म मार्ग हैं, वो क्या है, स्रोतस है। कार्य देखो, धातुओं का वहन करना, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जैसे रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, इनका फॉर्मेशन होता है। कि जो ये है ना, जैसे रस धातु का फॉर्मेशन हो रहा है, भाई रस बन रहा है, तो एक अलग ही मार्ग है उस रस धातु का। रक्त बन रहा है तो उसका एक अलग ही मार्ग है, वो क्या माइन्यूट मार्ग है बॉडी में, तो वो इनके क्या बोलते हैं, स्रोतस। धातुओं का वहन करना, धातुओं का श्रवण करना अथवा एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। नलियों का काम क्या होता है, जो ट्यूबवेल्स होती हैं भाई, एक जगह को स्थान को दूसरे स्थान पर, एक पानी को मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, तो वही काम क्या कर रहे हैं ये, स्रोतस कर रहे हैं। मैंने क्या बोला कि माइन्यूट, जैसे केसिकाएं होती है ना, बाल अपनी केसिका नली की पढ़ी होगी अपने 12th में। देखो 11th 12th के एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि सारे बच्चे नीट पास करके आते हैं, तो इसलिए मैं 11th और 12th के एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। केसिकाएं देखी हैं आपने, प्रैक्टिकल किए होंगे 12th के, बाल के समान एक लंबी सी नली होती है, ट्यूब होती है, बिल्कुल खोखली होती है, बाल के समान पतली होती है, उससे भी 10 गुना मतलब 1000 गुना छोटे होते हैं ये स्रोतस, मतलब इतने माइन्यूट होते हैं। अब देखो ये हो गया स्रोतस, कार्य हो गए स्रोतस, और इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है ना, एनाटॉमी के चैप्टर नंबर 7 या 9 में है, ठीक है, तो वहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ तो ओनली इंट्रो है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन ओनली जर्नल बातचीत की गई है, यहाँ पे तो फिजियोलॉजी में तो एनाटॉमी में इसके बारे में डिटेल में चैप्टर है, ओनली स्रोत चैप्टर ही है, उसका नाम, चैप्टर का नाम ही क्या है, स्रोतस है। यहाँ तो एक चैप्टर में भी सब छोटा सा टॉपिक है स्रोतस। तो स्रोतस सुश्रुत के अनुसार, अब आचार्य सुश्रुत कितने मानते हैं, 11, प्रत्येक की स्रोतस 2-2 होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने बोला कि भाई 11 स्रोतस है अपनी बॉडी में, लेकिन प्रत्येक कितने हैं, 2-2 है, तो 11 दूनी का 22, ठीक है,
कि भाई 11 जोड़े में पाए जाते हैं 11, और कुल स्रोतस कितने होते हैं मतलब 22, तो 11 दूनी का 22। 11 सुश्रुत ने माने लेकिन एक को दो माना है, जैसे उन्होंने रस माना तो रस दो होते हैं, रक्त माना तो रक्त दो होते हैं ऐसा बोला है, तो 11 माने हैं लेकिन टोटल कितने हो गए 22, 11 दूनी का 22। स्रोतस दो प्रकार के होते हैं, बहिर्मुख स्रोतस, अंतर्मुख स्रोतस। अब बहिर्मुख स्रोतस क्या होता है, अंतर्मुख स्रोतस क्या होता है, देखो दो नासिका, दो नेत्र, दो कर्ण, मुख, गुदा यानी एनस, ठीक है, और मेड्र यानी सीसन। मेड्र यानी क्या होता है सीसन, तो ये होते हैं पुरुष में, मतलब जो बाह्य है, जैसे कि नाक के माध्यम से बाहर निकाल दी गंदगी, बाहर निकाल दी, ठीक है, कानों के माध्यम से गंदगी बाहर निकाल, नेत्र जो मतलब बाहर जो छिद्र है अपनी बॉडी के, तो दो नाक नहीं, दो आँख, दो कान, दो नासिका, दो नासिका छिद्र है ना, दो नोस्ट्रिल है ना, दो छिद्र, तो दो नासिका छिद्र, दो नेत्र, ये भी तो बॉडी के एक तरह से प्रवेश द्वार हैं, दो कर्ण, दो कान, गुधा, मेड्र यानी सीसन, तो ये तो होते हैं पुरुष में कितने पाए जाते हैं टोटल 9, दो, दो चार, दो 6, 7वां मुख है, 8वां गुदा है, 9वां मेड्र, मेड्र यानी क्या होता है सीसन, पेनिस, ठीक है, तो 9 पुरुष में पाए जाते हैं, दो नासिका, दो नेत्र, दो कर्ण, मुख, गुदा, मूत्र प्रेषक, दो स्तन और एक योनि मार्ग, तो स्त्रियों में कितने पाए जाते हैं 12, तो 12 बहिर्मुख स्रोत, मतलब 12 स्थान ऐसी है जगह है जिसे वो बाहर उत्सर्जित करते हैं किसी भी चीज़ के, मतलब एक तरीके से छिद्र हैं बॉडी के 12, तो पुरुष में 9 पाए जाते हैं और स्त्रियों में 12 पाए जाते हैं। अंतर्मुख बहिर्मुख स्रोत देखो जिनका बाह्य, बाह्य यानी बाहर, मुख यानी बाहर मुख है, तो जिनका बाहर मुख है, जैसे आँख है, आँखों में देखो गंदगी निकलती है आराम से बाहर कर सकते हो, कानों में है, नाक है, मुख है, मुख के बाद जैसे अपन कुछ भी जैसे कि अपना सलेस में ही थूक देते हैं, जैसे कुछ भी है CO2 का उत्सर्जन करते हैं, कोई भी ऐसा कि ठीक है। अब इधर को देखो योनि मार्ग है, स्तन है, मूत्र प्रेषक है, गुद है, मुख है, दो कर्ण है, दो नेत्र, मतलब बहिर्मुख जो मतलब बाहर की तरफ उनके छिद्र स्थान हो। अब अंतर्मुख में देखो जो आंतरिक हैं, जो आंतरिक हैं, तो आचार्य चरक ने कितने माने 13 और आचार्य सुश्रुत ने कितने माने 11। अब ये सारणी आपको बना लेनी है। मैं एनाटॉमी में बोला था, जब कोई बच्चे ने क्लास ली होगी ना एनाटॉमी में, एक बच्चे ने क्लास ली अपने जिस समय है, तो उसको बोला था कि भाई इसको टेबल पे लिख लो और अपने जहाँ पे स्टडी करते हो वहाँ पे चिपका लेना। तो प्राण व, अन्न व, उदक व, रस व, रक्त व, मांस व, मेद व, अस्थि मज्जा, शुक्र, पुरुष व, मूत्र व, स्वेद व, तो ये आचार्य चरक ने कैसे याद करोगे मैं बताऊंगा याद करने की ट्रिक्स। और आचार्य सुश्रुत ने कैसे बताया, प्राण व, अन्न व, उदक व, रस व, रक्त व, मांस व, मेद व, शुक्र व, आर्त व, मूत्र व, पुरुष व, ये नाम है कि क्या क्या है, तो कैसे याद रखोगे। प्राण अपन सांस ले रहे हैं तो क्या है, एक तरीके से प्राण है, ठीक है, कुछ भी खा रहे हैं तो एक तरीके से प्राण है। अब क्या जाएगा अन्न, यहां पे देखो प्राण व, उदक व, अन्न व, ऐसे ही लिखते तो सही रहता लेकिन कोई बात नहीं, तो ये 3 है ना शुरुआत के, ये प्राण उदक अन्न, तो अपन को प्राण किससे मिलता है ये बताओ। एक तो अन्न से मतलब भोजन से, और एक उदक, उदक यानी क्या होता है गला, गला मतलब एक तरीके से पानी मान लो एक तरीके से, ठीक है, भाई गले को अपन बोलते हैं ना कि भाई प्यासे को पानी पिला दो गला सूख रहा है, तो उदक वैसे ऐसे याद रहो। तो ये 3 चीज़ है ना, प्राण किससे मिल रहे हैं, अन्न से और उदक से, तो ये 3 आपको याद रखना कि प्राण व, अन्न व, उदक व, 3 तो ऐसे याद हो गए। अब 7 धातु याद रखो, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातु याद हो गई, क्लियर। तो 7 और 3 10 तो याद हो गए आपको। अब 3 मल हैं, पुरुष, मूत्र, स्वेद, तो हो गया ना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, देखो रटने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक 13 के 13 याद हो गए कि भाई प्राण किससे मिलते हैं, अन्न से मिलते हैं और पानी से मिलते हैं, तो पानी का मतलब उदक, उदक यानी गला होता है एक तरीके से, ठीक है, अन्न जल भी मान सकते हो एक तरीके से। तो ये 3 तो ये ऐसे याद हो जाएंगे, 7 धातुएं हो जाएंगी और 3 मल हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे आचार्य चरक के अनुसार 13। अब आचार्य सुश्रुत ने क्या नहीं माना कि वही है प्राण अदक, 3 तो ये ऐसे कैसे मानने, 7 धातुओं में से इनने कौन कौन सी मानी है, 5 मानी है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा नहीं मानी, मतलब अपनी जो हड्डी और हड्डी के अंदर जो चीज़ पाई जाती है ना मज्जा, वो 2 नहीं माने, तो मतलब 5 माने हैं। ऐसे कैसे भाई, हड्डी नहीं मानी आचार्य, किसने, सुश्रुत ने हड्डी नहीं मानी ऐसे वालों, और हड्डी के अंदर जो मानी जाती है बोन मैरो पाई जाती है वो भी नहीं मानी, सिंपल सी बात है, हड्डी नहीं मानी तो बोन मैरो नहीं मानी। और आर्तव, मूत्र, पुरुष, अब यहाँ पे आर्तव एक्स्ट्रा आया है, ठीक है, 3 तो ऐसे कैसे हैं, 5 हड्डी नहीं मानी तो बोन मैरो नहीं मानी। अब देखो पुरुष, मूत्र, स्वेद, पुरुष, मूत्र, अब लेकिन पसीने की जगह इन्होंने क्या बोला है, आर्तव, पसीने की जगह क्या बोला इन्होंने, आर्तव, तो यहाँ लिख दिया कि सुश्रुत ने अस्थि, मज्जा,
स्वेद व स्रोतस नहीं माना और आर्तव व स्रोतस अधिक माना। तो स्वेद की जगह क्या मान लिया, आर्तव है मान लिया। आर्तव क्या होता है, जो मतलब एकदम मेनिस्ट्रल साइकिल जो ब्लड स्रावित होता है ना बाहर, तो एक तरीके से आर्तव है। फेलोपियन ट्यूब मान लो एक तरीके से, ठीक है। आर्तव है कि जो मुख्य बोलते हैं ना कि स्थान बोलते हैं जिनको, फेलोपियन ट्यूब, तो आर्तव व स्रोतस अधिक माना है। तो इस तरीके से आप इनको याद करना है, इनके नाम है। और डिटेल में स्टडी करनी है ना आपको, डिटेल में तो इसको चैप्टर नंबर 7 में जाना होगा आपको, स्रोतस वाले चैप्टर में। मैंने लिख लिया है यहाँ पर, टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने लिख दिया। मैंने चैप्टर में यहाँ पे समाप्त कर दिया था, फिर मैंने दोबारा से लिखा, मैंने बच्चों कन्फ्यूज रहेंगे इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया वापस से। स्रोतस स्वरूप देखो, स्वरूप यानी इसका कलर कैसा होता है, रूप रंग कैसा होता है, मतलब किस तरह का, आपको कैसे पहचानना कि ये स्रोतस है, कैसे पता लगेगा। तो स्रोतस का वर्ण उस धातु के वर्ण के समान होता है जिसका वे वहन करते हैं। तो मतलब इसको पहचानना मुश्किल है, बहरूपिया होता है एक तरीके से। जैसे बोलते हैं ना कि एक गिरगिट होता है ना, हरे पेड़ पे तो हरे कलर का, ठीक है, मिट्टी में तो मिट्टी के कलर का, हरी घास में तो हरी घास का कलर का, और सूखे घास में तो सूखे घास जैसा कलर बना लेता है ताकि उसको कोई पहचान ना सके। तो उसी तरीके से स्रोतस है, स्रोतस का वर्ण उस धातु के वर्ण, जैसे कि वो रस का है ना तो रस जैसा बन जाएगा, रक्त का है तो रक्त जैसा बन जाएगा, मांस का है तो मांस जैसा बन जाएगा। तो स्रोतस का वर्ण उस धातु के वर्ण के समान होता है जिसका वे वहन करते हैं, मतलब जिसको ये स्रावित करते हैं। स्रोतस वृत्ताकार, गोल, चौड़े, पतले, लंबे तथा कोई लता की शाखा के समान कई शाखाओं युक्त होते हैं। कहने का मीनिंग ये कि ये गोल भी होते हैं, चौड़े भी होते हैं, पतले भी होते हैं, लंबे भी होते हैं तथा लता जैसे बेल होती है ना, बेल के समान होते हैं। मतलब जैसा ये रूप ले सकते हैं ना वैसा ले सकते हैं, मतलब एक तरह से बहरूपिया टाइप होते हैं। अब मैंने बताया ना एक वर्ड ले लिया बहरूपिया। बहरूपिया क्या होता है, छलावा, जो मतलब हर किसी में घुल मिल जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि ये कौन है। कभी मान लो, कभी मूवियों में देखा होगा ना कि एक ही व्यक्ति 10 कैरेक्टर कर लेता है और आपको पता ही नहीं चलता, कभी वही हीरो बन जाता है, वही विलन बन जाता है, ठीक है। वही है एक तरीके से स्रोतस से स्वरूप, मतलब उनके समान। अब देखो क्रम संख्या, स्रोतस का नाम है, चरक संहिता में इनके मूल क्या है, मतलब मुख्य स्थान क्या है, भाई नाम के हिसाब से इनका मूल स्थान है, और सुश्रुत संहिता में क्या बताया है, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद होना ही चाहिए। हर ईयर यहाँ में से एक क्वेश्चन आता है, और इस साल तो पीजी में भी एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, कौन सा मैं बता देता हूँ आपको। ये दो तो ये थे, दो ये थे, इन चारों में से पूछा गया था कि भाई हाँ, मेद व स्रोतस के जो स्थान है, मुख्य स्थान कौन कौन से हैं, मूल स्थान कौन कौन से, तो वृक्क व बपावयन चरक के अनुसार पूछा गया था। और ये चारों के ऑप्शन थे, उनमें से ये पूछा गया था, इसका सही था। तो ये पीजी के हिसाब से, यूजी के हिसाब से, फर्स्ट ईयर के हिसाब से, सेकेंड ईयर के हिसाब से, सब तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद होने चाहिए। तो प्राणव्यय का जो मूल स्थान है हृदय व महास्रोतसम, चरक संहिता में बताया कि भाई प्राणव्यय, अपने प्राण कहाँ बसे होते हैं, हार्ट। और महास्रोतस, महास्रोतस क्या होते हैं, जितने भी बड़े ऑर्गन्स हैं ना बॉडी में, जैसे पक्वाशय, आमाशय, हृदय, ब्लेडर, बस्ती, नाभि, जितने भी बड़े ऑर्गन्स हैं ये सब महास्रोतस हैं, ठीक है। अपनी जो हारनाल है वो भी महास्रोतस में आती है। तो हृदय और महास्रोतस क्या है, चरक संहिता के अनुसार प्राणव्यय के। और सुश्रुत क्या बोलती है, हृदय और रसवाही धमनियाँ, हृदय तो है ही लेकिन रसवाही धमनियाँ मतलब जो हृदय से निकलने वाली होती है ना, आरोटा, आर्चोपोरोटा, वेना, केवा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्राणव्यय के स्रोतस हैं। अब उदकव्यय, उदकव्यय यानी तालु और क्लोम, चरक संहिता में तालु और क्लोम है, सुश्रुत संहिता में तालु और क्लोम है। तालु तो क्या होता है, अपने गले, जो अपने मुंह का ऊपर का हिस्सा होता है। और क्लोम क्या होता है, क्लोम बहुत से आचार्य अलग अलग बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत अलग बताते हैं, आचार्य चरक अलग बताते हैं। जैसे क्लोम यानी क्या होता है, अपन बोलते हैं मछलियों के गिल्स, क्लोम यानी वही समझते हैं ना अपने गिल्स, जो होते हैं ना पानी को तैरने में सहायक करते हैं। यहाँ पे इनको पेनक्रियाज भी बोला है, किसी ने इनको मतलब क्लोम यानी पेनक्रियाज बोला, किसी ने क्लोम यानी गोल ब्लैडर भी बोला है, ठीक है। किसी ने मतलब गले के आसपास की कोई संरचना बताई है। तो ये किसी ने क्लोम को मतलब एक रेगुलेटरी सिस्टम बताया माइंड का। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया। तो आपको है ना कभी भी इंग्लिश पे लेकर लड़ना नहीं है कि भाई इसको आचार्य ने ये बता दिया, यहाँ पे बुक में तो ये लिख रखा था, सर ने ये लिख रखा है। तो क्लोम एक तरीके से मतलब विभिन्न आचार्यों के अनुसार अलग अलग आचार्य हैं, चरक अलग बोलते हैं, सुश्रुत अलग बोलते हैं, वाग्भट अलग बोलते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, सभी सही हैं अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है। अन्वय, अन्वय के जो स्रोतस हैं आमाशय और वाम फर्श। भाई अन्वय जिसका आमाशय, क्योंकि पहले अपन जो भोजन करते हैं खांपी इकट्ठा होता है शुरुआत में, आमाशय में, स्टोमक में। और वाम पार्श्व, वाम पार्श्व है मतलब अपनी जो पार्श्व स्थान, मतलब पसलियाँ जहाँ होती हैं वहाँ। सुश्रुत में बोलता है कि आमाशय और अन्नवाही धमनी, अन्नवाही धमनी मतलब एक तरीके से ये क्या बोलते हैं इसको, आहारनाल। रसवय की हृदय और दस धमनी, हार्ट, और जो हार्ट से निकलने वाली होती है ना मतलब अरोटा, वो टाइप से, वो हृदय और रसवाई धमनी सेम है।
रक्त का यकृत और प्लिया, यकृत क्या होता है, ठीक है, लीवर और प्लिया क्या होता है, स्प्लीन, सेम सुश्रुत में यकृत और प्लिया। मांस का स्नायु और त्वक, लिगामेंट्स, कि भाई मांस वे के कौन से हैं, स्नायु और त्वक यानी त्वचा, स्नायु और त्वक सुश्रुत में भी सेम है। मेदो है वृक्क और बपावेन, वृक्क किडनी और बपावेन मतलब ओमेंटम, ठीक है, वृक्क और कटी। अब सुश्रुत संहिता में क्या है, कटी बताया, कटी यानी कमर, कभी कभी किसी कोई व्यक्ति मोटा हो जाता है ना, मेद बढ़ जाता है तो उसकी कमर में दर्द होने लग जाता है, तो ये कटी यहाँ, क्योंकि इसका मूल स्थान बताया तो दर्द इस वजह से होता है, आचार्य ने सही बताया। कभी कभी कोई व्यक्ति आता है ना, डॉक्टर साहब मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तो अपन बोलेंगे कुछ ऐसे चढ़क फड़क चले गई या कोई ऐसे भारी काम किया जिससे कमर को खिंचाव आ गया हो, वो बोलेंगे नहीं डॉक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं है, तो उसका क्या, वो ओवर फैटी होता है, मोटा ज़्यादा होता है, इस वजह से उसको कमर में दर्द होता है। इस वजह से सुश्रुत संहिता में बताया कि भाई कट्टी में इकट्ठा होता है वो चीज़, तो ये सुश्रुत संहिता के अनुसार वहाँ पे दर्द होना लाजिम है, क्योंकि उसके मेद बढ़ा हुआ है, मतलब फैट बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से उसके कमर में दर्द होता है। तो ये आपको सीखना है, ट्रीटमेंट करने का तरीका सीखना है। अपन पढ़ क्यों ना, डॉक्टर बनने के लिए तो पढ़ रहे हैं। अब अस्थि है, अस्थि किसने नहीं माना, अब बोन किसने नहीं माना, सुश्रुत ने नहीं माना, तो खाली स्थान है, तो जगन और मेधा। अस्थि में क्या है, जगन और मेधा। मज्जा में देखो अस्थि और संधि, मज्जा में सुश्रुत ने नहीं माना तो इसलिए खाली स्थान। अस्थि यानी बोन्स, संधि यानी जॉइंट्स। शुक्र है वृषण और सेप, मतलब वृषण यानी टेस्टिस, सेप यानी एकदम पेनिस, तो ये शुक्र है के चरक संहिता में। तो वृषण और स्तन माना है, सुश्रुत संहिता में किसने माना है, वृषण और ब्रेस्ट। मूत्र में बस्ती और वंक्षण, वस्ती और वंक्षण, और यहाँ पे सुश्रुत में वस्ती और मेड्र, मेड्र यानी क्या होता है, सीसन, वही तरीके से अलग अलग पर्यायवाची यूज करते हैं। पुरीस्वय में पक्वास्य और स्थूलगुद, पुरीस्वय पक्वास्य, पक्वास्य एक तरीके से आमाशय पक्वास्य आता है ना, मतलब बड़ी आंत। स्थूलगुद, स्थूलगुद एक तरीके से आंत का ही होता है ना कि भाई अनुप्रस्थ कोलोन, ठीक है, एक तो होता है देखो अपनी जो बड़ी आंत के टाइप्स करते हैं ना, ऊपर सिग्मोइड कोलोन एक तरीके से, ट्रांसफर्स कोलोन, तो ये अनुप्रस्थ कोलोन एक तरीके से स्थूल गुद। पक्वास्य और गुद, पक्वास्य गुद यानी एनस, जो अपना रेक्टम होता है ना मलाशय, वो उसको बोलते हैं गुद, मलाशय को गुद बोला गया है। स्वेदवय, स्वेद यानी मेद, जो मतलब फैट है वो, और रोमकूप, रोमकूप यानी जो बाल का जो जाल बाल जहाँ से उगता है, जो खड्डा सा होता है ना जहाँ छोटा सा माइन्यूट, वो होता है रोमकूप। सुश्रुत ने नहीं माना स्वेदवय, ठीक है, तो खालिस्तान है। आर्तव्य, आर्तव्य चरक संहिता में नहीं माना, सुश्रुत ने माना गर्भाशय और आर्तव्य धमनिया, मतलब यूट्रस और आर्तवाही धमनिया, जो मतलब जो आर्तव का स्रावित करते हैं, मतलब फेलोपियन ट्यूब मान लो, या फिर जो रक्त को बाहर लेके आती हैं वो आर्तवाही धमनिया। इस तरीके से इनके मूल है, और इसको डिटेल में स्टडी करना है तो एनाटॉमी के सुश्रुत संहिता के चैप्टर नंबर 7 में आपको स्टडी करना होगा, ठीक है। अब देखो रोगों में स्रोतों का महत्व, भाई अपन जो पढ़ रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्या है, शरीर में किसी भी भाव द्रव्य की उत्पत्ति स्रोतों के बिना नहीं होती एवं उसका क्षय भी स्रोतों के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर में किसी भी भाव द्रव्य की उत्पत्ति स्रोतों के बिना नहीं होती। सिंपल सी बात यह है कि भाई स्रोतों के बिना नहीं होती, कैसे, किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई जाने का साधन ही नहीं होगा तो कैसे उत्पत्ति होगी। जैसे अपन ने खाना खाया, अब खाने से हर चीज़ बनती है, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, अब वो खाना एक ही जगह स्त्री है तो ना तो रस बनेगा, ना रक्त बनेगा, ना मांस बनेगा, ना मेद बनेगा, इकट्ठा होता रहेगा और पेट फूट जाएगा। तो इसलिए स्रोतस होना जरूरी है, उसको पहुंचाने वाली चीज़ होनी चाहिए, साधन होना जरूरी है। स्रोतस के शरीर में प्राकृत अवस्था में रहने पर विकार रोग की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात स्रोतस के प्रकार मतलब अविकृत रहने पर दोष धातु मल आदि का पोषण पुष्टि सुचारू रूप से होता है, ये साम्य अवस्था में रहते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जब तक कोई अवरोध पैदा नहीं हो, मतलब जैसे कि स्रोतस है, स्रोतस में कोई अवरोध नहीं है, समय पर कोई चीज़, जैसे कोई देश है उसमें मतलब कोई शहर है कि वहाँ पे पानी, उसका मतलब जो मल मूत्र है वहाँ से निकास हो रहा है, वहाँ पे पोषण अच्छा पहुँच रहा है, वहाँ पे खान पान अच्छा पहुँच रहा है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है, तो वह बिल्कुल खुशहाल रहेगा। वैसे अपना शरीर है कि वहाँ जहाँ पे जिस चीज़ को जरूरत है, जैसे कि अपनी माइंड को ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन पहुँच रही है, वहाँ पे रक्त की जरूरत है, रक्त पहुँच रहा है, मांस पहुँच रहा है, जो पोषण पदार्थ है वो पहुँच रहा है टाइम से टाइम, तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, हंसी खुशी रहेगा, हैप्पी रहेगा। स्रोतस के विकृत होने पर दोष धातु मल आदि विकृत होकर शरीर में रोग उत्पत्ति करते हैं, और स्रोतस विकृत हो गए मतलब अवरोध पैदा हो गए तो सिंपल सी बात है भूखमरी पैदा हो जाती है। जैसे किसी शहर में वहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा, वहाँ पे मतलब खाना नहीं पहुँच रहा, गेहूँ नहीं पहुँच रहा, चावल नहीं पहुँच रहे, तो भूखमरी की स्थिति हो जाती है, बीमार हो जाते हैं। उसी तरीके से अपने शरीर में वहाँ पर जैसे कि ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, पानी नहीं पहुँचेगा, पोषक तत्व नहीं पहुँचेंगे माइंड को, किसी भी ऑर्गन को, माइंड का तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है बीमार हो जाओगे। तो इस तरीके से रोगों के स्रोतों का महत्व है। तो इस तरीके से पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, अपन इसके कल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अपन करेंगे अब दूसरा चैप्टर जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।
बच्चे बहुत कम हैं, एक सर ही ये मॉडर्न। इमरान एक ही बच्चा है, तो अपन कल से रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना, मैं बोल दूंगा आज ग्रुप में, क्योंकि कोई आता ही नहीं है क्लास में। हाँ सर। ओके। सर मॉडर्न के अगर 15 मार्क के जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो आप शेयर कर देंगे तो आपके पास होंगे तो इतना कर देना ना सर। मॉडर्न के हाँ सर। क्या बोल जो रहे हो लॉन्ग आप? आंसर क्वेश्चन रहते 15 मार्क के। मॉडर्न के हाँ सर मॉडर्न पार्ट के। मॉडर्न पार्ट के अभी बनाए नहीं मैंने, मॉडर्न पे क्या अभी वर्क चल रहा है ना, जल्दी बनेगा ना। ठीक है, थैंक यू। सर ठीक है।